आप इन दो तस्वीरों को देखिए, एक में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं और एक में है जहांगीर आलम। जहांगीर आलम एक वक्त पर शेख हसीना के घर पर काम किया करते थे, लेकिन सवाल आता है कि जहांगीर आलम और शेख हसीना के साथ क्या सही में कुछ कनेक्शन है। इस वीडियो में जहांगीर आलम के बारे में डिटेल में समझते हैं। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। बांग्लादेश में पिछले महीने तक शेख हसीना प्रधानमंत्री थीं, लेकिन 5 अगस्त को जब तख्ता पलट हुआ तो शेख हसीना को अपना घर, प्रधानमंत्री का पद और सब कुछ बांग्लादेश में छोड़कर भारत का रुख करना पड़ा। अचानक से दुनिया का ध्यान बांग्लादेश ने अपनी तरफ खींच लिया। चर्चा बांग्लादेश की खबरों की होने लगी और ये भी आरोप लगते रहे हैं शेख हसीना के ऊपर कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान काफ़ी करप्शन किए हैं। उनके पार्टी के नेताओं ने भी अपनी मनमानी की है। हसीना को प्रोटेस्टर्स ने डिक्टेटर तक बताया हुआ है। बांग्लादेश से ऐसी भी तस्वीरें आ रही हैं कि वहां रह रहे हिंदुओं को भी परेशान किया जा रहा है। ऐसे में हम आपसे इतना ही कहेंगे कि जब इस तरह के कोई भी खबरें या वीडियोस आप तक आती हैं तो आप तक वो आधा सच या आधा झूठ हो सकता है और अपने देश भारत में किसी तरह की अराजकता नहीं फैले, इसलिए आप भी कोई भी ऐसे वीडियो को शेयर करने से पहले एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कर लें कि वो सच है या फिर झूठ। खैर, वापस मुद्दे पर आते हैं तो मुद्दा ये कि शेख हसीना के घर काम करने वाले जहांगीर आलम के पास इतना पैसा कहां से आया और उनके साथ उनका क्या कनेक्शन था। इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए हमने जब बांग्लादेशी मीडिया के कुछ आर्टिकल्स को खंगालना शुरू किया तो पता लगा कि जहांगीर आलम एक चाय वाला हुआ करते थे और मीरपुर में उनकी चाय की दुकान। जब भी कोई पॉलिटिकल गैदरिंग होती थी तो वहां पर वो चाय सर्व करने के लिए पहुंचते थे। जहांगीर को वहां पर लोग केतली जहांगीर के नाम से भी बुलाया करते थे। अवामी लीग यानी कि शेख हसीना की जो पार्टी है, जब भी उसका कार्यक्रम वहां पर होते थे तो वहां पर केतली लेकर जहांगीर पहुंच जाया करते थे और लोगों को चाय पिलाया करते थे। 21 अगस्त 2004 को एक ग्रेनेड ब्लास्ट होता है। जहांगीर को चोट लगती है और इस वक्त जहांगीर ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने का भी काम किया था। वैसे उसके गांव के लोग बताते हैं कि उसे अवामी लीग का कार्यकर्ता ही लोग वहां पर माना करते थे, लेकिन जब ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ तो उसने लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने का काम किया तो पार्टी में उसका जो कद था थोड़ा और बढ़ा। इसके बाद 2008 में जब चुनाव हुए और अवामी लीग ने सरकार बनाई तो जहांगीर आलम पार्टी के साथ और बेहतर करता चला गया। कट टू 2024। रिपोर्ट्स बताती रही हैं कि शेख हसीना पर और उनके पार्टी वर्कर्स पर करप्शन के आरोप लगते रहे हैं। जब यह मुद्दा उठने लगा तो 2024 में बांग्लादेश के इलेक्शन से पहले हसीना ने भी बताया था कि उन्होंने एक प्यून के खिलाफ जांच के निर्देश दिए थे। उस शख्स का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स में यह आया था कि उस शख्स के पास 284 करोड़ रुपए की संपत्ति थी और वो अमेरिका जा चुका था, भाग चुका था। अब आप शेख हसीना की नेटवर्थ की बात करेंगे तो 2024 चुनाव से पहले उन्होंने अपने एफिडेविट में बताया था कि उनके पास 4.36 करोड़ बांग्लादेशी टका यानी कि भारतीय रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3.14 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसके साथ ही उनके पास जो गाड़ी थी वो उनके गिफ्ट की गई थी और हसीना की जो इनकम थी वो उनके परिवार की 6 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड और फिश फार्मिंग से आती है और सालाना जो उनकी सैलरी है वो करीब 10 लाख के आसपास बताई जाती रही है। अब क्या जहांगीर का सही में शेख हसीना के साथ कनेक्शन था? तो 2009 के बाद से जब अवामी लीग ने सरकार बनाई उसके लगातार 15 सालों तक उसके बाद यानी कि हम बात कर रहे हैं तो जहांगीर खुद को प्रधानमंत्री का पर्सनल असिस्टेंट बताया करता था और ये भी बताता था कि वो पीएम ऑफिस में काम करता है। लेकिन पीएम ऑफिस ने यहाँ पर 6 दिसंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था और बताया था कि जहांगीर और प्रधानमंत्री का कोई भी कनेक्शन नहीं है। वैसे कुछ रिपोर्ट्स में दावा मिलता है कि 2019 तक जहांगीर अवामी लीग के साथ जुड़ा रहा था, लेकिन इसके बाद भी वो यही दावा कर रहा था कि वो हसीना का पर्सनल असिस्टेंट है यानी कि प्रधानमंत्री का पर्सनल असिस्टेंट है, लेकिन वहाँ पर पीएम ऑफिस ने इस बात को नकार दिया। तो यहाँ पर निकलकर यही बात आती है कि 2008 से पहले वो एसोसिएटेड तो था इनकी पार्टी से, लेकिन 2019 तक ये एसोसिएशन रहा था यानी कि हसीना की पार्टी जो अवामी लीग है उसके साथ इनका एसोसिएशन रहा था। खबर ये भी थी कि जहांगीर चुनाव लड़ना चाहता था। नोखाली 1 कॉन्स्टिट्यूंसी से उसको नॉमिनेशन फाइल करने की वो बात करता रहा था, लेकिन इस बात को
पार्टी ने खारिज कर दिया था। फिर उसने इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ा था। लेकिन जब जहांगीर के ऊपर ये ज्यादा संपत्ति के आरोप लगने लगे तो हसीना की पार्टी ने इस शख्स से नाता तोड़ दिया था। साथ ही सरकार ने जो जांच के आदेश थे वो भी दे दिए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से बांग्लादेश फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जहांगीर और उसकी पत्नी कामरून नहार के बैंक अकाउंट भी मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट 2012 के हिसाब से फ्रीज कर दिए गए थे जब सरकार ने आदेश दिए थे। रिपोर्ट्स की माने तो ये बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक ने भी आदेश दिया था कि इस शख्स के सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जांच करें और जहांगीर आलम के जो बैंक खाते हैं उसकी डिटेल्स को सबमिट किया जाए। तो ये थी हसीना के नौकर की कहानी। लेकिन अभी बांग्लादेश को वापस आने में वक्त लगना है। अंतरिम सरकार का गठन तो हो गया है, लेकिन शेख हसीना का क्या होगा देखना होगा। वो कहाँ जाती हैं ये भी देखना होगा। क्या वो भारत में रहेंगी या फिर कोई और देश उनको शरण देने के लिए तैयार होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे स्विच, मैं हूं आपके साथ सैयद सोबान।